नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा ये YouTube चैनल लर्न मास कॉम विद शाहिदा। दोस्तों, आज हम आपको बेहद ही खास जानकारी देने जा रहे हैं जो कि ऐसी चीज के बारे में है जो कि घर घर पाई जाती है। बात करेंगे हम आज सिलाई मशीन के बारे में, लेकिन सिलाई मशीन भी ऐसी जो कि सबसे पहली कंपनी, वो भी स्वदेशी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज उषा सिलाई मशीन के बारे में। आपके घर में बड़े बुजुर्गों को अखबार में छपने वाला वो विज्ञापन तो याद होगा ही, जिसमें एक सिलाई मशीन के सामने माँ बेटी की जोड़ी बैठी नजर आती थी। विज्ञापन पर बोल्ड अक्षरों में लिखा था, उसे एक आदर्श गृहिणी बनने के लिए प्रशिक्षित करें, उसे उषा सिलाई मशीन खरीद कर दें। अगर मशीनें सशक्तिकरण का साधन है तो उषा सिलाई मशीन को 1950 के दशक की महिलाओं के लिए एक संबल के तरह देखा जाता था और शादी के साजो सामान में इसका प्रमुख स्थान भी होता था, जो माता पिता अपनी बेटी को गिफ्ट करते थे। गांव देहात में तो आज भी उषा सिलाई मशीन कंपनी पर ज्यादा भरोसा किया जाता है और जाना भी जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्वदेशी मशीन को अपना नाम भारत में पक्का करने के लिए कितना संघर्ष झेलना पड़ा था? अपनी आज के इस वीडियो में हम आपको उषा सिलाई मशीन और उसके इतिहास और उसके उद्भव के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। उषा सिलाई मशीन की कहानी 1935 में बिशन दास बासिल के साथ शुरू होती है, जिन्हें भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग के इतिहास में अग्रणी माना जाना चाहिए। बासिल के पिता गंगाराम की लुधियाना में हलवाई की दुकान थी और बासिल को छोड़कर उनके तमाम बहन भाई इसी बिजनेस में लगे हुए थे, क्योंकि बिशन दास बासिल को कुछ अलग कर दिखाना था। सन 1901 में रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वो पढ़ने लगे, जहां उन्होंने ब्रिटेन में विशेष ट्रेनिंग के लिए एक स्कॉलरशिप भी मिली। अपने असाधारण प्रतिभा के कारण वो जल्द ही केंद्रीय टेलीग्राफ कार्यालय से जुड़ी एक वर्कशॉप के सुपरिटेंडेंट बन गए। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल सेल में बैठकर उन्होंने टेलीग्राफ और टेलीग्राम प्रणालियों में इस्तेमाल आने वाले कई डिवाइस को तैयार किया। इन कोशिशों ने उन्हें एहसास कराया कि कैसे प्राइमरी फैसिलिटीज के लिए भारत की निर्भरता विदेशों पर ज्यादा थी और वो इस चकाचौंध भरी असमानता को, इम्बैलेंस को ठीक करना चाहते थे। एक स्वदेशी सिलाई मशीन बनाने के लिए उन्होंने एक प्रोटोटाइप के रूप में जर्मन PFAFF सिलाई मशीन के बारे में पढ़ना शुरू किया। उस समय भारत के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग की स्थिति कुछ ऐसी थी कि एक प्रोटोटाइप की कॉपी बनाने के लिए मिलिंग, ड्रिलिंग, खराद प्रेस या कैपेसिटर के लिए कोई भी टूल्स मौजूद नहीं थे। ऐसा कोई भी वर्कशॉप नहीं था जहां पर पंप, जैक, हिंज और तमाम इस तरह के जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं, वेइंग मशीन वगैरह, इन सब प्रोडक्ट को खरीदा या किराए पर लिया जा सके। और ये साल 1934 की बात हो रही है, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं था ये सब चीजें मिल जाती। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इन सभी कारणों से भारतीय सिलाई मशीन के मौकब को फिर से बनाने में बासिल को पूरा 1 साल लग गया। अगले 2 साल तक बासिल ने इस प्रोटोटाइप को ठीक करने में अपना वक्त और जितनी भी सेविंग उनकी थी वो सब लगाना जारी रखा। अब जो चीज तैयार हुई, ये एक कच्ची, जर्जर, अनाकर्षक चीज बनी, लेकिन अगर सावधानी से संभाली जाती तो ये मशीन सिलाई कर सकती थी, जो उन्होंने तैयार की थी। उसके बाद बासिल ने 75 कर्मचारियों पर 25,000 रुपए की एक बड़ी राशि खर्च की। उस जमाने के हिसाब से 25,000 बहुत ज्यादा थे। सन 1936 के अंत तक 25 सिलाई मशीनें बनकर तैयार हो गई और बासिल ने ब्रांड का नाम अपनी सबसे छोटी बेटी उषा के नाम पर रखा। लेकिन उषा की सेल्स टीम ने एक्सपेरिमेंट के लिए घर घर एक एक मशीन पहुंचाई। इसने देशभक्ति और स्वदेशी आंदोलन की प्रबल अपील भी की, लेकिन उनकी मशीनें नहीं बिक रही थी, क्योंकि मशीन का जो पेंट था वो खराब सा था, सिलाई जो थी उसमें भी स्पीड नहीं थी, उसका बेस, उसका स्टैंड फिट नहीं था और मशीन के पहिए और स्टैंड में तालमेल ना होने की वजह से
धागा बार बार या तो फंस जाता था या फिर टूट जाता था। बासिल पर उस जमाने में 92,000 रुपए का कर्ज भी हो गया था। फिर उनकी मुलाकात हुई डीसीएम मिल के मालिक लाला श्रीराम से, जिन्होंने उनकी इसमें बहुत मदद की। कोलकाता के प्रिंस अनवर शाह रोड पर 31 बीघा जमीन खरीदी गई, लेकिन एक कुशल स्वदेशी सिलाई मशीन के प्रोडक्शन और बिक्री को कारगर बनाने के इस हर मुमकिन कोशिश के बावजूद कंपनी ने 1939 में 38,000 रुपए के नुकसान के साथ अपने खाते आखिरकार बंद ही कर दिए। और दूसरे विश्व युद्ध ने भी भारत में और इस पूरी दुनिया में दस्तक दे दी थी, तो भारत में एक दहशत का माहौल हो गया था। लेबर भी अपने अपने घर चले गए थे और अच्छी मशीन का जो सपना था अभी भी अधर में लटका ही रहा। इन हालात में उषा सिलाई मशीन प्रोजेक्ट को लगभग छोड़ ही दिया गया था। सन 1946 के बाद से सभी तरह की चुनौतियों के बावजूद जय इंजीनियरिंग वर्क्स इंटेंस एक्टिविटीज से गुजरा और 1947 में यह हर महीने 1,000 सिलाई मशीनों के उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहा। 1951 से 1961 के दशक में जय इंजीनियरिंग वर्क्स यानी कि JEW, जो कि बासिल की ही कंपनी थी, उसने उषा सिलाई मशीन, उषा के पंखों की बिक्री में 9 गुना और ग्रॉस फिक्स्ड संपत्तियों में 5 गुना जो है बढ़ोतरी की। मार्च 1962 तक JEW की शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए के लेवल को भी पार कर गए थे। तो जय इंजीनियरिंग वर्क्स किसी भी चीज से ज्यादा स्वदेशी हुनर और सिस्टम का इस्तेमाल करके असल में एक इनोवेटिव इंजीनियरिंग यूनिट बनाने में सफल रहा। उषा सिलाई मशीन एक पसंदीदा ब्रांड था जो अगले 8 दशकों तक बाजार पर हावी रहा और आज भी कायम है, साथ ही भरोसेमंद भी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें।